चलो, एक तो इसमें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एवीएफ, एवीएल, एवीआर, फर्स्ट, सेकंड, V1, V2, V3, V6, V5 और V4, तो ये कुल मिलाकर के ये आपको 12 टिकड़ियां दिख रही है। इसी को बोलते हैं 12 लीड ईसीजी। इसी को क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? एक तो ये है आपके सामने 12 लीड ईसीजी। अगर मैं 5 मिनट आपसे बात करूं कि क्या होता है 12 लीड ईसीजी, तो बात को समझिएगा। अगर सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या है आपके सामने ईसीजी, क्या होता है ईसीजी? तो ईसीजी का मतलब तो आप सबको पता ही है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, सही बात है क्या? या इलेक्ट्रोकार्डियोथेरेपी। तो कार्डियो होता है, कन्वल्सिव ईसीटी कहलाती है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। ध्यान रखिएगा, अगर मैंने आपकी ईसीजी की फुल फॉर्म बताई तो आपका जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, या इसको ईकेजी भी कहते हैं। एंथवन ने बताया था, विलियम्स एंथवन ने। ग्राफी का मतलब होता है प्यारे दोस्तों प्रोसीजर। अगर आपने पूछा सिद्धार्थ सर इस ग्राफी का मतलब क्या है, तो इस ग्राफी का मतलब होता है प्रोसीजर। जो मरीज के ऊपर लीड लगा के पन्ना निकालने तक पूरी घटना है उसको बोलेंगे ग्राफी। वहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि ईसीजी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, तो प्यारे दोस्तों ग्राफ बोला जाता है उस मशीन को। ग्राफ किसको बोला जाता है? उस मशीन को या उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है। अरे ग्राफ किसको बोला जाता है? उस मशीन या उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है। और वहीं पे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगला नाम आता है जिसको बोला जाता है ग्राम। अरे क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ग्राम। और ग्राम का मतलब होता है वो जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राम का मतलब क्या देखने को मिलता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ग्राम का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या जिसे आप बोल सकते हो रिपोर्ट। तो यहां आपके 3 शब्द मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे कि ग्राफी क्या है, ग्राम क्या है और ग्राम क्या है। क्लियर है? ग्राफ क्या है, ग्राम क्या है और ग्राफी क्या है, ये 3 चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं ईसीजी क्या है, तो एक प्रकार का ऐसा डायग्नोस्टिक मेथड है जो हमें जानकारी देता है कि हाउ टू वर्क द हार्ट, या हाउ टू जनरेट द इंपल्स द हार्ट, या व्हाट इज ए रिदम ऑफ हार्ट। हार्ट धड़कता कैसे है ये जानकारी मिलती है। ये नहीं बताता है कि धड़क किसके लिए रहा है, सोना बाबू के लिए, घरवाली के या बाहर वाली के लिए, किसी के लिए धड़के लेकिन धड़क रहा है। चलो अगर बात करते हैं इस ईसीजी में, नॉर्मली आपको ऐसी कुछ वेव्स का जिक्र किया था अपन ने कई बार। ये आपकी पी वेव आती है, ये इसको क्यू वेव कहते हैं, ये आर वेव होती है, ये एस वेव होती है, ये टी वेव होती है। प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि ये जो पी वेव होती है ये कब होती है? एट्रियल सिस्टोल के दौरान, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, या एट्रियल डीपोलराइजेशन के दौरान देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ईसीजी के अंदर पी वेव कब आती है? जब आपके हार्ट के एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो, एट्रियम में सिस्टोल हो, या एट्रियम में डीपोलराइजेशन हो। वहीं पे आपके ईसीजी में ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है प्यारे दोस्तों, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब देखने को मिलेगा? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो, अरे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो, या आपके सामने क्या देखने को मिले? तो प्यारे दोस्तों वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो। तो वीएस, वीसी एंड वीडी के दौरान क्या देखने को मिलता है? क्यूआरएस। वहीं पे आपके टी वेव कब देखने को मिलती है ईसीजी में? जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो, और जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो। ऐसी कंडीशन के दौरान आपकी ईसीजी में कौन सी वेव आती है? तो टी वेव आती है। यहीं पे अपन एक चीज को समझ सकते हैं कि जब आपके हार्ट के चेंबर में एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो पी बनेगी, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा आएगा तो पी ज्यादा बनेगी, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे तो पी नहीं बनेगी। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा तो क्यूआरएस ज्यादा बनेगा, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो क्यूआरएस कम बनेगा, और वेंट्रिकल में क्यूआरएस एबनॉर्मल बनेगा, मतलब वेंट्रिकल में गड़बड़ है। यहां कोई दिक्कत नहीं। 12 लीड ईसीजी में प्यारे दोस्तों सबसे पहले इन्होंने बताया था nth वॉन ट्रायंगल, और nth वॉन ट्रायंगल में जो भाई साहब है उन्होंने क्या बोला प्यारे दोस्तों? ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा। अरे ध्यान रखिएगा, अगर अपन बात करते हैं nth वॉन ट्रायंगल में, इन्होंने कहा था कि हम ईसीजी करने के लिए शरीर के 3 पोल का यूज लेंगे। हम शरीर के कितने पोल का यूज लेंगे? 3 पोल का यूज लिया जाएगा, न कि कंप्लीट बॉडी। 3 पोल में किसको टाला जाता है? तो राइट लेग को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि अगर चारों लिंब पे आप इलेक्ट्रिकल करंट को घुमाओगे तो वो ब्लास्ट करवा देगा, बोले तो करंट हो जाएगा। हमें जांच करनी है, मरीज को मारना नहीं है भाई। एक करंट यहां से यहां, यहां से यहां हाथ पैर में घूमेगा तो पूरे शरीर में घूमेगा, और पूरे शरीर में घूमने का मतलब ऐसी ईसीजी तो आप प्लग में अंगुलियां डाल के भी कर सकते हो।
हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले ये क्या है, तो सर ये राइट आर्म है, ये आपके सामने लेफ्ट आर्म है और ये आपके सामने लेफ्ट लेग है। तो शरीर का कौन सा हिस्सा ईसीजी के अंदर सम्मिलित नहीं है, तो राइट लेग। सर लीड लगाते हैं, तो लीड भी अभी कलर बताऊंगा, काले कलर की लगाते हैं जिसमें कुछ नहीं है, वो टाइम पास है। अब ध्यान रखिएगा, अगली बात क्या आती है कि अपन ने देखा होगा, बैटरी देखी होगी, प्लग के बोर्ड देखे होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करंट होता है। पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हो तो कोई भी घटना नहीं घटती है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हो इलेक्ट्रिकल करंट दौड़ता है। तो हमें यहां जांच करनी है मरीज में करंट नहीं दौड़ाना। तो यहां अपना उद्देश्य रहेगा पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो ताकि मरीज के शरीर में करंट सर्कुलेट नहीं हो, सिर्फ जांच की जानकारी मिले। अब यहां क्या देखने को मिलती है कि राइट आर्म होता है वो दोनों नेगेटिव होते हैं, लेफ्ट लेग के ऊपर दोनों पॉजिटिव पोल देखने को मिलते हैं और इसके ऊपर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पोल देखने को मिलता है। यानी इनके ऊपर लगने वाले करंट का चार्ज दिख गया आप लोगों को? हाँ, मेरे हिसाब से दिख गया होगा कि ये देखो इस प्रकार का कोई करंट आपको यहां देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, पैरों में दोनों के दोनों पॉजिटिव है, लेफ्ट लेग में, राइट आर्म में दोनों के दोनों नेगेटिव है और उधर वो देखने को मिलता है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अब यहां से अपन फर्स्ट लाएंगे। तो जब भी अपनी अगर बात करें कि हिंद के रहने वाले हैं, हिंद के वासिंदे हैं, भारत में जब भी कोई आता है तो आपको पता है कि हाँ वसुदेव कुटुंबकम या हाथ जोड़े जाते हैं। सामने वाले को सबसे पहले क्या किया जाता है, हाथ, तो राइट आर्म को लेफ्ट आर्म से मिला दो। सबसे पहली ईसीजी जनरेशन का तरीका होगा कि ये इससे कनेक्ट हो जाएगी और ये इससे कनेक्ट होते ही आपकी ईसीजी में लीड बनेगी जिसको अपन बोलेंगे लीड फर्स्ट। अरे ईसीजी में लीड आएगी जिसको लीड फर्स्ट बोला जाता है। राइट आर्म का नेगेटिव पोल लेफ्ट आर्म के पॉजिटिव पोल से टकराएगा तो लीड नंबर 1 बनेगी। अब आपको पता है कि दूसरे नंबर के कि जिस इंसान को अपन नमस्ते नहीं कर सकते, जैसे मम्मी पापा है, दादाजी है, या जो भी अपनी सुपीरियर बॉडी है, उनके पैर छुए जाते हैं। हाँ, उनको क्या किया जाता है, पैर छुए जाते हैं। अब मुझे पता वो पैर उल्टे हाथ से छुओगे या सीधे हाथ से, तो डेफिनेटली सर सीधे हाथ से, यानी राइट आर्म से पैर छुए जाते हैं। अभी पैर कितना है, एक ही पैर है। अरे सामने वाले का पैर एक ही है, तो अब अपन राइट आर्म से पैर को छुएंगे तो यानी अगली लीड बनती है कुछ इस प्रकार से और इसको बोला जाता है लीड सेकंड। अरे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लीड सेकंड। फिर से कहानी के किरदार को ध्यान रखिएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से टकराया, नेगेटिव को पॉजिटिव से टकराया, तो राइट आर्म को लेफ्ट आर्म नमस्ते करने पे फर्स्ट बना, ठीक है। दूसरे नंबर पे पैर छुआ और तीसरे नंबर पे अब जो बचा है उनको मिला दो। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से अगर मैं मिला देता हूं, ये नेगेटिव अगर मैं इस पॉजिटिव से आपके सामने मिला देता हूं तो क्या ये लीड थर्ड बन जाएगी? तो आपका डेफिनेटली ये लीड थर्ड बन जाती है। तो एंथवन ट्रायंगल में ये 3 प्रकार की चीजें आती है। तो ईसीजी की 12 लीड में से 3 लीड आपके सामने आ गई जिनका नाम है लीड फर्स्ट, लीड सेकंड और लीड थर्ड। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी कि ये हार्ट से निकलने वाली इंपल्स का करंट किस दशा और दिशा में जा रहा है उसकी जानकारी देता है। ओके, चलो इसके बाद में अगली बात करते हैं। अगली आती है जिसको बोला जाता है एवीआर, एवीएल और एवीएफ के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगली जानकारियां किसके बारे में देकर के जाता है, तो याद रखिएगा ये एवीएल है, ये आपके सामने एवीएफ वाली कंडीशन देखने को मिलती है और ये वाली कंडीशन आपके सामने क्या देखने को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा एवीआर देखने को मिलती है। अगली कंडीशन आपके सामने क्या देखने को मिलती है, एवीआर। सिंपल सा याद करना, रटना नहीं है। मुझे बताओ कि टांग कितनी थी, एक, कौन सी, लेफ्ट, और L फॉर लेग, तो यहां सीधा सीधा इसका सॉरी L है F फॉर फिट, F फॉर फिट। तो कुल मिलाकर के ये हमें जानकारी देगी लेफ्ट लेग के बारे में बिना रटे। एवीएफ गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द फीट, और ये किस फीट के लिए देता है, तो इसके लिए। वहीं पे अगर अपन बात करें एवीएल के लिए, वहीं पे अपन किसके बारे में बात करें, एवीएल के लिए बात करें, तो अब अपने पास हाथ 2 ही है, एक तो लेफ्ट आर्म है और एक राइट आर्म है, तो रटने का कुछ खेल ही नहीं है। सीधी सीधी गणित है कि एवीआर, एवीएफ और एवीएल किस किस की जानकारी देती है, ये क्लियर हुई। तो 3 लीड पहले पढ़ ली, लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड, और 3 अभी पढ़ ली, एवीआर, एवीएल और एवीएफ। 6 लीड ईसीजी की हो चुकी है। आज तक आप रट के जाते थे कि 6 छाती पे 4 हाथों पे 10 होती है, वो 10 नहीं है। ध्यान रखिएगा, 6 क्लियर हो गई क्या? सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। अरे ध्यान रखिएगा, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद देखना आसमान का।
AVR राइट आर्म था, R4 राइट आर्म, L4 लेफ्ट आर्म और F4 फीट एक ही था। चलो अगले नंबर पे आपके सामने आती है प्यारे दोस्तों जिसको बोला जाता है V1, V2, V3, V4। अरे V4, V5 और V6 ये आपके सामने 6 लीड जिनको पेरिकार्डियल लीड के नाम से जाना जाता है, जिन्हें पेरिकार्डियल का मतलब हार्ट पे लगने वाली लीड होती है ECG की। जी हां गुरुदेव। अगर प्यारे दोस्तों मैं बात करता हूं V1 और V2 दोनों सामने सामने लगती है, V1 और V2 दोनों सामने सामने। ओके, अगली बात को शुरू करूं। एकमात्र लीड है जो राइट साइड में लगेगी, बाकी सारी लेफ्ट में लगेगी। एकमात्र लीड है जो कहां लगेगी, राइट साइड में, बाकी सारी कहां लगेगी, लेफ्ट में। तो ये पहली बात है। इसके आगे मैं लिख देता हूं राइट साइड और बाकी सबके आगे लिख देता हूं लेफ्ट साइड। बाकी सबके आगे मैं क्या लिख देता हूं, लेफ्ट साइड के लिए लिख देता हूं। ध्यान रखिएगा, बाकी सबके लिए कहां लिख देता हूं, लेफ्ट। पहले नंबर की जो लीड होती है वो लगती है प्यारे दोस्तों फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, और मैंने बोला पहली और दूसरी सामने सामने, तो दूसरी भी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। फर्क क्या है, वो राइट में, ये लेफ्ट में। अब मुझे बताओ कि ECG की लीड को हार्ट के पास रखोगे कि दूर? सर नजदीक। हार्ट कहां है, मीडियो एक्सटर्नल या रिट्रो एक्सटर्नल? तो इन दोनों ECG की लीड को कहां लगाओगे, नियर टू स्टर्नम। तो यहां आप क्या देखने को मिलता है, नियर टू स्टर्नम। ठीक है, अगले नंबर पे ये भी कहां देखने को मिलती है, तो सर ये भी नियर टू स्टर्नम। ओके, ये अपनी दो लीड तो लग गई V1 और V2। V3 को छोड़ते हैं, V4, V5, V6 ये तीनों की तीनों लगती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। ओ माय गॉड, ये तो कमाल कर दिया। हाँ, कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। ध्यान रखिएगा, ये आपकी तीनों के तीनों कहां लगेगी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। अब आप क्या बोलोगे, लीड के ऊपर लीड? नहीं। अब याद रखिएगा, एक मैं आपके सामने छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। माना कि ये मरीज है, ये मरीज की बॉडी है आपके सामने, ये उसके पैर हैं और ये उसके हाथ हैं। अगर मैं इसमें बनाऊं तो इसके यहां एक रूप सौंदर्य की हड्डी है जिसका नाम है क्लेविकल, और यहां से निकल के ये बन जाता है स्टर्नम। क्या ऐसा कोई अपन नजारा देख सकते हैं? ठीक है सर, ये आपने जो हड्डी बनाई है इसका नाम आपने क्या दे दिया, क्लेविकल, ब्यूटी बोन के नाम से जान लिया। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं प्यारे दोस्तों, ये लीजिएगा, थोड़े हाथों को ऊपर ले जाते हैं, ये हाथ यहां से निकाल देते हैं। अब इस मरीज में लैंडमार्क बोलूं तो अगर मैं कोई भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं, अगर प्यारे दोस्तों कोई भी एक ऐसी लाइन को यहां ड्रॉ करता हूं, यहां पर देखो, तो एक एरिया तो ये बनता है। ठीक है, एक लाइन प्यारे दोस्तों मैं फिर अगर आपके ड्रॉ करूं तो एक लाइन में यहां ड्रॉ कर, ओके, और एक लाइन प्यारे दोस्तों इसके, हालांकि लेटरल व्यू में जाएगी, अपने को यहां महसूस करना, एक यहां बना दी। ध्यान से देखिएगा, ये मरीज की छाती पे समझाया है, मेरी बात को समझे। ये रही मेरी क्लेविकल, एक आप यहां लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये लोगो दिख रहा है मेरे टी शर्ट का यहां पे, दैट इज कॉल्ड मिड क्लेविकुलर। एक लाइन खींची जाती है एंटीरियर एक्सिलरी, जहां से देखो मेरा टी शर्ट का व्हाइट नोच खत्म होके ब्लू स्लीव शुरू हो रही है, यहां पे ये कहलाती है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। और एक लाइन होती है जिसको इधर से देख रहे हो, मिड एक्सिलरी। तो तीन लैंडमार्क यहां अपन बना रहे हैं, मिड क्लेविकुलर, एंटीरियर एक्सिलरी और मिड एक्सिलरी। यहां से अपन तीन लाइनें बना रहे हैं, एक का नाम है MCL मिड क्लेविकुलर लाइन, एक का नाम है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन और तीसरी का नाम है मिड एक्सिलरी लाइन। क्या ये तीन लैंडमार्क आपके लिए बन गए? हाँ, अंदर से बाहर की तरफ। बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा, ये चौथे नंबर की आपकी लगती है कहां पे, तो ध्यान रखिएगा मिड क्लेविकुलर लाइन। ये कहां लगेगी, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और ये कहां लगती है, तो मिड एक्सिलरी लाइन में लगाई जाती है। तो कुल मिलाकर के V1, V2, V4, V5, V6 क्लियर हुई। हाँ, V3 पाई जाती है इन बिटवीन V2 टू V4। अरे ये कहां देखने को मिलेगी, तो इसके लिए आपका जवाब होगा गुरुदेव, इन बिटवीन V2 टू V4। अरे V2 से लेकर के V4 के बीच में देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, ये कहां से देखने को मिलती है, V2 से लेकर के V4 के बीच में आती है। तो अब आप बोल सकते हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
इसे बोला जाता है 12वे लीड ईसीजी। अरे 3 लीड, लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड। अरे एवीआर, एवीएल, एवीएफ और V2, V1, V2, V3, V4, V5, V6 चलेगा। अगर मैं आपके इस ईसीजी को वापस से यहां को रिलेट करूं, ये आपके सामने मैंने एक ईसीजी बताई है प्यारे दोस्तों, क्या इसमें पी दिखा? नहीं। क्या इसमें क्यूआरएस दिख रहा है? तो आपने बोला सिर्फ क्यूआरएस ही दिख रहा है। अरे देखो मैं इसके अंदर लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ हमें क्या दिख रहा है? क्यूआरएस ही दिख रहा है। और ये जो सिर्फ आपको क्यूआरएस दिख रहा है इसको मैं वाइडेंट क्यूआरएस बोलता हूं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि ये वाइडेंट क्यूआरएस है, ये कौन सी ईसीजी को इंडिकेट करता है, तो ये वीटी को इंडिकेट करता है, यानी बोले तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। किसको बताएगा ये जानकारी? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बारे में बताता है। किसको बता रहा है? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बारे में जानकारी देता है। समझ में आ गया? अब सर इसके अंदर वेटीए वाली कंडीशन क्यों है? क्योंकि पी एबनॉर्मल है नहीं, बाकी कुछ एबनॉर्मल है नहीं, क्यूआरएस आपको वाइडेंट दिख रहा है। मरीज के वेंट्रिकल की रफ्तार 150 से ऊपर निकल जाना क्या कहलाती है? वीटी कहलाती है। मरीज के वेंट्रिकल की रफ्तार 150 से ऊपर निकल गई, मोर देन 150 बीट पर मिनट की स्पीड चल रही है, और किसकी चल रही है? वेंट्रिकल की चल रही है, वीटी कहलाएगी। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ जाए कि वीटी के मरीज में नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या है, तो डायरेक्ट डी फेब नहीं देना, इसकी नेक्स्ट प्रायोरिटी है चेक द पल्स। अरे सबसे पहले मरीज में क्या चेक करो? पल्स को चेक करो। और अगर मरीज में पल्स अब्सेंट है तो आप क्या दोगे? डी फेब देंगे। और अगर पल्स मौजूद है तो आप मरीज में कार्डियोवर्जन करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो पल्स मौजूद है तो कार्डियोवर्जन, और पल्स अब्सेंट है तो इस मरीज में क्या करने की कोशिश करोगे? सर डी फेब करेंगे। डी फेम नहीं किया जाता है, डी फेब है। तो बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर देना ये इंफॉर्मेशन, तभी तो वो लाइन सार्थक होगी कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। मेरी हर एक कोशिश है कि आपके हर एक पहलू को क्लियर किया जा सके, पूरे के पूरे एंथ वन ट्रायंगल को लपेटने की कोशिश की है।